मार्केट की। नए जीएसटी से किन सेक्टर और किन शेयरों को कितना फ़ायदा होगा, मार्केट की आगे की चाल क्या रहेगी, क्यों हमारी मार्केट अभी भी चलने को तैयार नहीं है। कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश भाई, गुड आफ्टरनून। क्लियरली एक बड़ा रिफॉर्म इसे माना गया, शायद 21वीं सदी के सबसे बड़े रिफॉर्म्स में से एक। सबसे पहले तो आपका व्यू जानना चाहूँगा इस पर। पूरा फाइन प्रिंट आपने पढ़ा होगा, कैसे देख रहे हैं आप इस जीएसटी कदम को? उसके बाद मार्केट पर आते हैं। एक तीर कई निशान इस जीएसटी स्लैब और रेट रैशनलाइजेशन से गवर्नमेंट ने अचीव करने की कोशिश की है। एक, कंजम्पशन को बढ़ावा मिले क्योंकि प्राइसेस कम होगी। दूसरा, आप उम्मीद करिए कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसके पीछे पीछे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वह भी बढ़ सकता है। तीसरा, प्रोसेस इंप्रूवमेंट की है तो जीएसटी रिलेटेड जो हैरेसमेंट है, जो असुविधा है, उसको कम करने की कोशिश की गई। चौथा, जो जीएसटी की टोटल इंपैक्ट होगी कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, वो तकरीबन 7 से 8 बेसिस पॉइंट के आसपास होगी। वो मैनेजेबल है, उतनी गुमराह नहीं करेगी फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ को। और चौथा, जो एक टैरिफ की एडवर्स इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे लगने वाली है, बिकॉज अमेरिका ने एक अनरीजनेबल खेल हमारे साथ किया है, तो उसकी एडवर्स इंपैक्ट को निगेट करने के लिए ये जीएसटी रेट कट थोड़ा बेनिफिट दे पाएगी। पार्शियली उस टैरिफ की एडवर्स इंपैक्ट को हम निगेट कर पाएंगे। तो कुल मिला के एक तीर से कई निशान साधने की कोशिश की है। नीलेश भाई, सवाल ये कि मार्केट का निशान क्यों नहीं लग रहा है? ये इतना सब कुछ होने के बावजूद मार्केट क्यों नहीं चल रहा है? आज फ्रैंकली निफ्टी को 300 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, सुबह खुला भी, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। कोई भी रैली टिक नहीं पा रही है मार्केट में। ये क्यों हो रहा है? एक, ये जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात तकरीबन 15 अगस्त से लोगों की गहन में थी, तो धीरे धीरे करके ये चीजें डिस्काउंट हो गई। अगर हम 3 दिन पहले के निफ्टी देखे, वहां से मार्केट आज तक है जी सिल्वर। तो बाई ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज, ये जो फंडा है वो शायद यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज, मार्केट एक अनुमान लगा के बैठा है कि यूएस टैरिफ की जो इंपैक्ट होगी वह शॉर्ट टर्म के लिए होगी। बट कल ट्रंप साहब ने वापस कुछ कमेंट किए जो शायद उस एक्सपेक्टेशंस को डिनाई कर रही है, निगेट कर रही है। शायद उसकी भी इंपैक्ट हमें यहाँ पे दिख रही है। तो दोनों चीजें मिला के कुछ इंपैक्ट आ रही है। तो नीलेश भाई, इस समय रिटेल के लिए क्या एडवाइस होगी? 1 साल से मार्केट लेवल पे पैसा नहीं बना है। हालांकि ये बात सही है कि पिछले 2 हफ्ते में अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन सही किया होता, अगर आप ऑटो एफएमसीजी स्टॉक्स में रहे होते, वो प्राइम मिनिस्टर के मैसेज के बाद, तो बड़ा पैसा बना होता। लेकिन अब क्या करें? मेरे हिसाब से अनुज भाई, अभी भी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी इवेंटें घट सकती हैं जो लेवल को, स्टॉक प्राइस को इंपैक्ट करेगी। टैरिफ वॉर एक तरफ है, इकोनॉमिक पैकेज जो इन सेक्टर्स के लिए आ सकता है वह भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर रहा तो मार्केट को सपोर्ट करेगा, एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा तो डिसअपॉइंट करेगा। और तीसरी चीज अनुज भाई, काफी फाइन प्रिंट्स भी देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन सेक्टर को फायदा हो रहा है, उसमें कोई दो राह नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को देखे तो उनकी इनपुट कॉस्ट, इनपुट क्रेडिट जो मिलने वाली थी वह ये जीरो में नहीं मिलेगी, तो उनको एक्चुअली लेने के देने पड़ रहे हैं और उस वजह से उसके शेयर्स थोड़े कम हैं। तो फाइन प्रिंट्स देख के निवेश करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और ट्रेडिंग से थोड़ी फुर्सत ले लीजिए, शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। आखिरी वाली चीज़ नीलेश भाई आपने ज़्यादा अच्छी कही, क्योंकि सुबह से शाम तक क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नीलेश भाई, अभी आप किस चीज़ से डिस्टेंस बना के रख रहे हैं? इवन एज ए इन्वेस्टर किस चीज़ से दूर रहना है?
जो आपको इस वक्त एक रिस्की बेट लग रही है, जिसको खुद आप अपने फंड से थोड़ा दूर रखे हुए हैं? कुछ है ऐसी बास्केट्स जहां एक्सपोजर कम भी करना चाहिए ग्रेजुअली? वीरू भाई, एक मतलब हमने बहुत संयम रखा है किसी भी नॉइस पे, न्यूज पे रिएक्ट करने में। जैसा आपने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी घट रही है जो समझ के बाहर है, तो हर न्यूज पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसका जो लॉजिक है, जब तक वो लॉजिक या रैशनल टूट नहीं जाता, चेंज नहीं हो जाता, तब तक आप दाम के ऊपर, न्यूज के ऊपर रिएक्ट मत करिए। सेकंड चीज है कि जहां पे वैल्यूएशन हमें महंगा लगता है, मार्केट की उम्मीद से कम परफॉर्मेंस आने वाला लगता है, वहां से थोड़े दूर रह रहे हैं। इस वक्त आईपीओ का भी सप्लाई काफी जोर से है, तो जहां समझ आती है उसी आईपीओ में हम आगे जा रहे हैं, जहां पे समझ नहीं आती उसको छोड़ रहे हैं। कई बार पैसे बनाने के मौके भी चूक जाते हैं, बट खैर डाउनसाइड प्रोटेक्शन कर ले तो इस समय में वो बड़ी अच्छी बात है। तो जो समझ के दायरे में है वहीं पे निवेश कर रहे हैं, जो समझ के दायरे से बाहर है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उसे छोड़ रहे हैं, इवन इफ इट मींस शॉर्ट टर्म में आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। ओके, हाँ नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। आपने पहले के सवाल में जवाब दिया कि जीएसटी रिफॉर्म के तौर पर सरकार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आज हमने देखा मार्केट चला नहीं। तो सर मेरा सवाल ये कि किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप, टैरिफ वॉर का या सरकार जिस तरीके से नीतियां ला रही है? सो अगेन श्रेया जी, अगर आप 3 दिन पहले के लेवल से देखें तो निफ्टी ऊपर है, तो ऑब्वियसली जीएसटी की पॉजिटिव इंपैक्ट को मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया, इसीलिए ऊपर है। अब टैरिफ रिलेटेड 25% वाली जो न्यूज है वो भी डिस्काउंट हो चुकी है, बट यहां पे हमने ये डिस्काउंट किया है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये टैरिफ लंबी चलती है, अगर इसमें कोई इजाफा होता है, अनडाउटेबली मार्केट में करेक्शन आएगा। अगर ये जल्दी से सॉल्व हो जाती है, अगर अमेरिका भारत को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, अनडाउटेबली मार्केट भागेगा। सो अब यहां से आगे की चाल इवेंट्स डिपेंडेंट रहेगी। चलिए, मीनवाइल अभी तो मार्केट भागने के मूड में है नहीं, थोड़ा सा नीचे ही आ रहा है मार्केट, वापस एक रैली फेल होती हुई यहाँ पर। नीलेश भाई, अब मार्केट के पास अगला ट्रिगर क्या आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए, टैरिफ वाला मामला अभी भी अटका ही हुआ है, जीएसटी का मामला पूरी तरीके से आउट द वे हो चुका है, मॉनसून भी ऑलमोस्ट मोर और लेस ओवर है। क्या अब हम फेस्टिव सीजन की तरफ देखें? क्या एक उम्मीद जगेगी कि इस फेस्टिव के बाद अर्निंग्स इंप्रूव होगी? क्या अब पूरी की पूरी जो कहानी है वो अर्निंग्स ग्रोथ पर रहेगी? अनडाउटेबली अनुज भाई, बीच बीच में मार्केट्स को ऊपर नीचे करने के लिए इवेंट्स जैसे कि टैरिफ की अनाउंसमेंट, फेस्टिवल सीजन के ऊपर जो न्यूज आएगी वह सब जरूर इम्पैक्ट करेगी, लेकिन जो बड़ी चाल है, सस्टेनेबल चाल है, वो अर्निंग्स ग्रोथ पे रहेगी। जून 25 क्वार्टर में नतीजे लार्ज कैप और मिड कैप में, लार्ज कैप में मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आए 7-8% अर्निंग्स ग्रोथ, मिड कैप में अनुसाधना से अनुमान से काफी अच्छे रिजल्ट आए, और स्मॉल कैप में अनुमान से काफी खराब रिजल्ट आए। तो ओवरऑल अब अर्निंग्स ग्रोथ ही डिटरमाइन करेगी कि मार्केट आगे कहां जाएगा। ओके, और क्या अभी हम ये मान के चले नीलेश भाई कि अगले और 6-8 महीने तो एटलीस्ट नियर टर्म में हमें एफआई सेलिंग झेलनी पड़ेगी और आत्मनिर्भर ही रहना पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट्स को? सो जो एक एफपीआई की सेलिंग चालू है उसके पीछे कई कारण हैं। एक, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है तो बुक कर रहे हैं। दूसरी, एग्जिट अवेलेबल है मार्केट में थैंक्स टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तीसरा, वैल्यूएशन रिलेटेड कंसर्न है। चौथा, टैरिफ रिलेटेड कंसर्न है। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एफपीआई को बिकवाली
के लिए शायद मजबूर कर रही है। हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम उन्हें कन्विंस कर पाए अपने परफॉर्मेंस से कि भाई आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। 1 साल के नजरिए से भारत शायद महंगी मार्केट है, बट जिस तरह का अर्निंग्स ग्रोथ भारत में आएगा 5 साल के नजरिए से देख तो ये सबसे सस्ती मार्केट है। जिस दिन हम लोगों का नजरिया 1 से 5 साल के ऊपर ट्रांसफर कर पाएंगे, अपने आप खरीदारी करने के लिए आ जाएंगे। नीलेश भाई, एक सवाल आया है, मेरे मित्र ने पूछा है, एंड आई थिंक वो आपके फंड में निवेशित भी होगा, इसलिए पूछा भी आपसे प्रश्न आपको टीवी पे देख के। वो उसने लिखा है, ऑल दो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू हैव इन्वेस्टेड इन डेट, मतलब क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, बट स्टिल अगर 7-7.5% मुझे अगर डेट में मिल जाए तो कोई मैं क्या ऐसे फंड का चुनाव करूं जिसमें डेट का सब्सटेंशियल पोर्शन हो और थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर भी हो, तो मैं एटलीस्ट 7 से 8% की रिटर्न्स को लेकर इंश्योर रहूं, बाकी इक्विटी जो है वो थोड़ा बहुत अगर प्रीमियम देना हो तो दे दे। क्या सही विकल्प होगा इस वक्त ये? वीरेंद्र भाई, आपके जो दोस्त है हमें थोड़ी अंडर आर्म बॉलिंग कर रहे हैं। अदरवाइज तो पिछले 1-1.5 महीने में ब्याज की दरें ऊपर गई है और हमारे फंड का परफॉर्मेंस नेगेटिव रहा है। बट जब ब्याज की दरें ऊपर जाती है तभी निवेश करने का अच्छा मौका मिलता है। जो हाई टैक्स पेइंग ब्रैकेट में है उनके लिए इक्विटी सेविंग स्कीम करके एक कैटेगरी है, उसमें तकरीबन एवरेज नीचे में 10% जा सकते हैं, ऊपर में 50% जा सकते हैं, बट एवरेज 25-30% इक्विटी रहती है, 30-35% आर्बिट्राज रहता है और बैलेंस 35% डेट में निवेश करते हैं। तो एक लो वॉलेटिलिटी बट रीजनेबल रिटर्न के लिए इक्विटी सेविंग स्कीम इस कैटेगरी में ध्यान रखना चाहिए। और वीरू भाई, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम अलग चीज है, मैं इक्विटी सेविंग स्कीम की बात कर रहा हूं। हाई टैक्स पेयर के लिए वो बहुत ही अप्रोप्रिएट स्कीम है। नीलेश जी, मार्केट ऐसे परफॉर्म कर रहा है तो बड़े तादाद में ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अभी थोड़ा डर रहे हैं, तो क्योंकि आपकी सर फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, कोई हिम्मत बढ़ाने वाली बात अगर आपकी तरफ से आ जाएगी, क्या लग रहा है सर, जो काफ़ी डरे हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज? सो अगेन लाइक हमारी ग्रोथ स्टोरी अभी भी बरकरार है। एंड एक श्रेया जी, आप देखिए कि 2 दिन जीएसटी काउंसिल चलने वाली थी, एक ही दिन में लोगों ने मिलकर डिस्कस करके सॉल्यूशन दे दिया। ये दिखाता है कि सरकार किस गति से काम करना चाहती है। तो अगर इसी तेज गति से हम बाकी सारी चीजें सॉल्व करते गए तो कैसे कोई भारत के ऊपर नेगेटिव रहेगा। इनफैक्ट अनुज भाई, श्रेया जी, वीरू भाई, वो प्रेस्टीज कुकर की एक एडवर्टाइजमेंट याद आती है। हमें भी उसी तरह कुछ तरह से भारत को पॉपुलर करना पड़ेगा। जो रिटर्न की करे दरकार, वो भारत से कैसे करे इनकार। नहीं, बिल्कुल दिक्कत ये है ना नीलेश भाई, 1 साल से रिटर्न नहीं मिला, तो इसके लिए जो हमारी मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट्स में वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है। लेकिन क्या जो एक मीन रिवर्जन है वो प्ले आउट होगा अगले 1 से 2 साल में मार्केट में? अनडाउटेबली अनुज भाई, मीन रिवर्जन जरूर प्ले होगा, बट उसके लिए हमें एक टैरिफ से कोई सॉल्यूशन चाहिए। और दूसरा, जिस गति से सरकार ने जीएसटी के लिए काम किया है उसी तेज गति से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल अनुज भाई, ये नेट जीएसटी का बेनिफिट तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए के आसपास है, बट हमारे कितने निवेशक है रिटेल जो गेमिंग, एफएनओ, पोंजी स्कीम इसमें नुकसान करते हैं, वो तो जीएसटी से कहीं ज्यादा है। अगर हम उनको उस प्रकार के एडिक्शन से बचा ले, उस प्रकार के शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन से बचा ले, तो कंजम्पशन को कितना फायदा होगा, देश को कितना फायदा होगा। ये बात कही है तो कुछ हद तक सरकार ने इस पर कदम भी उठाए नीलेश भाई। अच्छा नीलेश भाई, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही है, वो जो अंडर आर्म बॉलिंग की आपने बात की थी कि पिछले 1-2 महीने में एक्चुअली इंटरेस्ट रेट ऊपर आए हैं। क्या ये एक्सप्लेन करता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों में या लार्ज प्राइवेट बैंक्स में जिस तरीके की हमने सेलिंग देखी है, क्या वो आरबीआई के इतने रेट कट्स का
आप कह रहे हैं कि एक तरीके से मान के चलें कि कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं, बल्कि ट्रांसमिशन है ही नहीं सिस्टम में। अनुज भाई, ट्रांसमिशन हुआ है, बट नॉर्मली क्या होता है कि ट्रांसमिशन पहले आप लायबिलिटी असेट साइड पे करते हैं, लोन्स इमीडिएटली रीसेट होती है, डिपॉजिट्स आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो उसे रीसेट होने में टाइम लगता है। ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। और उस टाइमिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए जब ब्याज की दरें कम होती थी, आपके ट्रेजरी पोर्टफोलियो में मार्क टू मार्केट गेन आ जाता था। तो ट्रेजरी का गेन, ये जो मिसमैच थी निम कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, उसको मैनेज कर देता था, कॉम्पनसेट कर देता था। इस बार क्या हुआ, ब्याज की दरें पॉलिसी में जरूर कम हुई, असेट साइड पे ट्रांसफर करना पड़ा, लायबिलिटी साइड पे अभी हुआ नहीं, और मार्केट यील्ड 30, 40, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गई। तो ट्रेजरी गेन होने की जगह पे ट्रेजरी लॉस हुआ, और यह चीज बैंकिंग स्टॉक्स में दिख रही है। जी सर, एक सवाल मेरा कमोडिटी स्पेस से है। गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से अपने ऑल टाइम हाई पर हैं सर, अब सवाल, काफी लोग दर्शक सवाल ये पूछते हैं कि क्या अब पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए इन लेवल्स पर, या फिर अभी देरी हो गई है और थोड़ा हाथ पीछे खींच ले? मेरे हिसाब से शेयर में मोमेंटम बना हुआ दिखता है। कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही है कि कुछ देशों की सेंट्रल बैंक सिल्वर ईटीएफ में या सिल्वर कमोडिटी में निवेश करने को सोच रही है, और उन्होंने कुछ बेबी स्टेप्स उठाए हैं। हमने देखा जब सेंट्रल बैंकर्स ने सोने की खरीदारी की तो भाव कहां से कहां पहुंच गए। अगर सिल्वर में भी वैसा होता है तो भाव बढ़ सकते हैं। गोल्ड में भी अगर आप देखें तो जिस तरह से अमेरिका ने बिहेव किया है, उस तरह से लोगों को संशय होने लगा है कि भाई अपना रिजर्व कौन सी करेंसी में रखे। डॉलर में थोड़ा बहुत जरूर रखेंगे, थोड़ा बहुत येन यूरो में रखेंगे, बट अल्टीमेटली उसकी कमान किसी और के हाथ में होगी। तो जाहिर है कि रशिया के एक्सपीरियंस के बाद हर सेंट्रल बैंकर कुछ न कुछ रिजर्व्स सोने में रखना चाहता है। ये सेंट्रल बैंक की बाइंग है जो सोने के दाम ऊपर लेके जा रही है। अब जैसे जैसे सेंट्रल बैंक की बाइंग बनती रहेगी, सोने के दाम बढ़ते रहेंगे। तो आप सोना और चांदी दोनों को आपके पोर्टफोलियो का अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। ओके, नीलेश भाई, पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे। जीडीपी के नंबर्स आए, हमने मैन्युफैक्चरिंग में शानदार ग्रोथ देखी। अब एक स्पेस जहां पर मार्केट अब काफ़ी बुलिश बेट ले रही है वो है ईएमएस स्पेस, स्पेशली अब ये जीएसटी कट आने के बाद, और इम्पॉर्टेंटली क्या ये स्पेस में वैल्यूएशंस ज़्यादा प्रोहिबिटिव हैं, या यहाँ से भी अगर आप 3-4 साल का व्यू लेंगे तो पैसा बनेगा? वैल्यूएशन डेफिनेटली महंगे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी डिस्काउंट कर रहे हैं, बट यहां से मुझे लगता है कि मेंस विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज। देयर आर फ्यू ईएमएस कंपनी जो स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है असेंबली कर रही है, वैल्यू एड उतना नहीं कर पा रही है जितना करना चाहिए। और बहुत सारी ईएमएस कंपनी है जिन्होंने वैल्यू एडिशन के ऊपर काफी अच्छा काम किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज बेटर टू पे स्लाइटली हायर प्राइस एंड गेट इनटू दोज ईएमएस कंपनी जो वैल्यू एडिशन के कर्व पे आगे बढ़ रही है। जो अभी भी स्क्रू ड्राइवर पे ही असेंबली पे रुकी हुई है, शायद वहां पे कम वैल्यूएशन पे भी लेने में पैसा नहीं बनेगा। शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया आपने एक सिंपल कॉन्सेप्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश भाई आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए